नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानदीप चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे छायावाद को। इसका प्रारंभ 1918 तथा अंत 1936 ईस्वी तक माना जाता है। छायावाद शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर जानें तो छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग हिंदी साहित्य में छायावाद के नाम से जो प्रयोग किया था वो मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले किया था। ध्यान देना है, किसने? मुकुटधर पांडे ने। और सन 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा, कौन सी पत्रिका? श्री शारदा पत्रिका में एक लेख 4 भाग में प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक क्या था? हिंदी में छायावाद। यहीं से छायावाद शब्द की उत्पत्ति हुई थी। दूसरा पॉइंट देखें, विभिन्न प्रवर्तक हैं, उनके आधार पर जो मत है कि किस विद्वान ने किसको छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को माना है। इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को माना है। और प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। स्वतंत्र चेतना। छायावादी काव्य में केंद्रीय चेतना स्वतंत्रता की है। यह रूढ़ियों, धर्म, समाज सभी से मुक्ति का काव्य है। आत्म अभिव्यक्ति की प्रधानता। व्यक्तित्व अनुभूतियों की अभिव्यक्ति पर जोर दिया है। वेदना की विवर्ती। छायावादी कविता वेदना से भरी है। महादेवी लिखती हैं, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। फिर है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति को एक सजीव सत्ता के रूप में देखना, मानवीय सुख दुख और भावनाओं को प्रकृति पर आरोपित करना। फिर है रहस्य चेतना। अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा और उसके साथ संबंध स्थापित करने की भावना। और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक जागरण। अतीत के गौरवगान द्वारा वर्तमान को प्रेरित करना। जागृत, जागरण आदि शीर्षक की कविताएं इसका प्रमाण हैं। आगे देखें, छायावाद के 4 स्तंभ कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इसमें जयशंकर प्रसाद को क्या माना है? ब्रह्मा माना है, यानी सृजनकर्ता। परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि छायावाद के किस कवि को ब्रह्मा की संज्ञा दी है, तो जयशंकर प्रसाद। और सुमित्रानंदन पंत को विष्णु की, निराला जी को महेश की और महादेवी वर्मा को शक्ति और वेदना यानी दुर्गा का प्रतीक माना है छायावाद में। छायावाद के जो प्रथम स्तंभ माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। उनका जन्म 1889 में और निधन 1937 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक, प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। इलाचंद्र जोशी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक कहा है। उनका प्रारंभिक लेखन कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में होता था। किस नाम से होता था? कलाधर नाम से ब्रजभाषा में रचना की जयशंकर प्रसाद ने। बहुत इम्पोर्टेंट कथन है ये। उनकी पहली कविता सावन पंचक 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में छपी थी। उनकी पहली छायावादी कविता प्रथम भारत 1918, जो किसमें? झरना काव्य संग्रह में संकलित है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी तथ्य। प्रथम प्रभात 1918 झरना में छायावादी पहली कविता। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार भी कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। इनकी पहली पुस्तक उर्वशी 1909 में प्रकाशित हुआ। इसका पहली काव्य संग्रह झरना को माना जाता है, 1918 इसका प्रकाशन वर्ष। और खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम माना जाता है, 1913 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। आगे देखें, जो प्रसाद की कालजयी रचनाएं हैं उसमें सबसे ऊपर है कामायनी। कामायनी महाकाव्य है। तो ये क्या माना जाता है? छायावाद का कीर्ति स्तंभ माना जाता है। इसमें 15 सर्ग हैं। इनके नाम हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। सभी क्रम से दिए हैं। उसके पात्र और प्रतीक देखें तो मनु को मन का, श्रद्धा को हृदय का तथा इड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना है। इसमें जो दर्शन है वो कौन सा है? समरसतावाद या आनंदवाद का दर्शन है। और शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ध्यान देने की बात है ये, किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा गया है। परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। आगे देखें, प्रमुख काव्य कृतियाँ और जयशंकर प्रसाद की। उर्वशी 1909, वनमिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। यहाँ ध्यान देने की ये बात है, कहीं कहीं आपको कामायनी का 1936 मिलेगा और कहीं कहीं 1935 प्रकाशन वर्ष। तो दोनों सही माने जाते हैं। तो 1935 या 36 में से परीक्षा में एक ही दिखेगा आपको। आगे देखें, नटराज जी से पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के और रचनाओं के बारे में जान लें थोड़ा। तो इनकी पहली कविता मानी जाती है सावन पंचक। कौन सी? सावन पंचक। इसका प्रकाशन 1906 में माना गया है। और जो पहली पुस्तक उर्वशी मानी गई है, और ये क्या था? चंपू काव्य में लिखा गया था, गद्य और पद्य में मिश्रित। दिनकर जी की उर्वशी अलग है और ये अलग है, ध्यान देना, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। और कुछ और इम्पोर्टेंट कथन है जो मैं बता दूं कि जैसे कि आंसू है, तो आंसू प्रसाद जी का स्मृति काव्य है। क्या है? स्मृति काव्य है, स्मृति विरह काव्य है, ठीक है। और जो आंसू में है ना, 133 छंद हैं। कितने? 133 छंद। ध्यान रखना हमें, किसमें है? आंसू में है। फिर बाद में इसका जो नया संस्करण आया उसमें संशोधन हुआ, तो 133 से कितने छंद हो गए थे इसके? 190। ये सब चीज़ें परीक्षा में पूछी गई हैं। कितने हो गए थे? 190 छंद। पहले आंसू में कितने थे? 133 छंद। और आंसू को ही हिंदी का मेघदूत कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघदूत हिंदी का आंसू को कहा जाता है। आगे चलें। छायावाद के द्वितीय स्तंभ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 1899 तथा निधन 1961 ईस्वी। इन्हें छायावाद के महेश यानी कि शिव की संज्ञा दी गई है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ये कहाँ से लिया गया है? परमली की भूमिका से। इनका परिचय देखें तो निराला को महाप्राण की संज्ञा दी जाती है।
क्योंकि आप इनकी कविता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे महाप्राण का इन्होंने सबसे ज़्यादा उपयोग किया है। उनकी पहली कविता जूही की कली 1916 को हिंदी में मुक्त छंद की पहली कविता मानी जाती है। मुक्त छंद की पहली कविता किसको माना जाता है? जूही की कली को। ध्यान देना है, मुक्त छंद की पहली कविता। इसी कारण निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहते हैं। इसको कहते हैं निराला को। मुक्त छंद को उन्होंने केंचुआ छंद या रबर छंद कहा। ठीक है, आगे देखें। रामविलास शर्मा ने निराला को ओज और औदात का कवि कहा। परिमल को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है ये कि छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? तो परिमल को कहा जाता है। और निराला जी को ओज और औदात का कवि किसने कहा? तो रामविलास शर्मा ने कहा। एक बात और है, निराला जी को क्या कहा जाता है? हिंदी का सलाहकार पुरुष, ये छायावाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। आगे चलें। निराला का जो काव्य संग्रह है उसको देखें हम। अनामिका 1923-1938, इसके बीच की रचना इसमें है। इसमें क्या क्या है? राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, इस प्रकार की कविताएं इसमें हैं। सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि हिंदी का प्रथम शोक गीत कौन है? तो सरोज स्मृति। फिर परिमल, परिमल का प्रकाशन वर्ष 1930। इसमें जो कविताएं हैं, जूही की कली, बादल राग, विधवा भिक्षुक, ऐसी कविताएं इसमें संकलित हैं। आगे है गीतिका 1936 प्रकाशन वर्ष। गीतिका में क्या है? श्रृंगारिक गीतों का संग्रह है। तो ये ध्यान देना, परीक्षा में अगर पूछा जाए कि निराला जी के श्रृंगारिक गीतों का संग्रह किस काव्य संग्रह में है, तो वो है गीतिका। तुलसीदास 1938 प्रकाशन वर्ष। 101 छंदों में लिखी निराला का श्रेष्ठ प्रबंध काव्य माना जाता है। कोकरमुत्ता 1942 प्रगतिवादी चेतना से ओतप्रोत व्यंग्यात्मक कविता है ये। शोषक और शोषित वर्ग के बारे में बताया है इसमें। अर्चना, आराधना, भक्तिभाव से ओतप्रोत भी इन्होंने लिखे हैं गीत। सांध काकली निराला का अंतिम काव्य संग्रह, जिसमें उनकी जीवन की निराशा और हताशा का चित्रण है। निराला जी का आप जीवन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका जीवन कितनी निराशा और हताशा से भरा हुआ था। आगे देखें। तृतीय स्तंभ सुमित्रानंदन पंत, जन्म 1900 और निधन 1977। प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं, ये हम सभी को पता है। इनका परिचय देखें। आलोचकों ने इन्हें छायावाद के विष्णु की संज्ञा दी है। छायावाद के किसकी? विष्णु की। बचपन का इनका नाम था गोसाई दत्त, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पहली कविता गिरजे का घंटा प्रकाशन वर्ष 1916। पहली छायावादी रचना उच्छ्वास, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पंत की जो पहली छायावादी रचना वो कि कौन है? उच्छ्वास, प्रकाशन वर्ष 1920। और अंतिम छायावादी रचना है गुंजन 1932। ये ज़्यादातर पूछा नहीं गया है गुंजन के बारे में। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। अगर पंत को लेके चलें, पंत ने इसे प्रकृति की चित्रशाला कहा है। किसको? पल्लव को। जो पंत थे वो किससे थे? अरविंद दर्शन से भी प्रभावित थे। पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। आगे देखें। पंत के जो काव्य यात्रा है उनकी लिखी हुई रचनाएं।
सबसे पहले छायावादी दौर, उसमें उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। छायावाद की सबसे अंतिम रचना और उच्छ्वास सबसे पहली। इसके बाद प्रगतिवादी दौर में भी इन्होंने रचनाएं की हैं। इसमें युगांत 1936, युगवाणी 1939 और ग्राम्या 1940। सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, सभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और जो अरविंद दर्शन से प्रभावित इनके कविताएं हैं वो है स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूल 1947 और युगांतर 1948। और नव मानवतावादी दौर में जो लिखी है वो है लोकायतन 1964। इनके जो पुरस्कार देखें जो मिले हैं, तो 1961 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कला और बूढ़ा चांद के लिए, और 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखें। छायावाद के जो चतुर्थ स्तंभ हैं वो हैं महादेवी वर्मा जी, जन्म 1907, निधन 1987। आधुनिक युग की मीरा कहते हैं, हम सभी को पता है। इनके काव्य में क्या देख सकते हैं हम, वेदना और रहस्य भावना दोनों की प्रधानता है। इन्होंने स्वयं लिखा है, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता रखता है। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है ये कथन किस कवि का है। उनके गीतों में अज्ञात प्रिय के प्रति प्रेरणा निवेदन और विरह की अनुभूतियाँ हैं। बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव उनके काव्य पर दिखाई देता है। रहस्यवाद और बौद्ध दर्शन। इनके काव्य संग्रह देखें तो निहार 1930 प्रथम काव्य संग्रह है जिसमें वेदना और रहस्यवाद है। दूसरा रश्मि 1932, इसमें क्या है, दार्शनिक चिंतन की प्रधानता। नीरजा 1934, इसमें प्रकृति के सुंदर चित्र हैं। इस पर उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार था ये उस टाइम पे, बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार माना जाता था, सबसे बड़ा पुरस्कार। किस रचना के लिए मिला इन्हें, नीरजा के लिए। सांध्य गीत 1936, इसमें क्या है, परमात्मा से मिलन की भावना के गीत हैं। यामा संग्रह जो 1940 प्रकाशन वर्ष, इसमें क्या है, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। ध्यान रखना है, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। इस कृति के लिए उन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य जगत का, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार उन्हें मिला था यामा के लिए। आगे देखें। छायावाद के अन्य कवियों के बारे में जानना है हमें। तो ये तो थे चतुर्थ स्तंभ, चार जो हमने पढ़े। एक और लघुत्रयी मानी जाती है छायावाद की, लघुत्रयी जिसके कहते हैं हम माइनर ट्राइड। उसमें कौन कौन है, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। तीनों वर्मा हैं। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। महादेवी वर्मा को चतुष्टय और लघुत्रयी दोनों में गिना जाता है, ध्यान रखना। और अन्य कवि देखें छायावाद में, तो रामकुमार वर्मा 1905 जन्म, 1990 निधन। इनकी जो रचनाएं हैं, अंजलि, रूपराशि, निशीथ, चित्रो रेखा 1935। इनकी प्रकाशन वर्ष देख लें आप। फिर हैं मोहनलाल महतो वियोगी, 1899 जन्म, 1990 इनका निधन। इनकी रचना है निर्मल्या, एक तारा, कल्पना। जो कल्पना है 1935 में प्रकाशन वर्ष, रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित थी। और अन्य कवि हैं जनार्दन प्रसाद झा, द्विज नाम से लिखते थे, केदारनाथ मिश्र प्रभात, आरसी प्रसाद सिंह, गोपाल सिंह नेपाली। ये अन्य महत्वपूर्ण कवि थे और उनकी रचना है, इन्हें ध्यान से देख लें आप। विभिन्न विद्वानों के मत देखें छायावाद के बारे में, किसने क्या कहा है। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में छायावाद शब्द का, दूसरा प्रयोग काव्य शैली
या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखें, जयशंकर प्रसाद का जो कथन है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। किसका कथन? जयशंकर प्रसाद का। आगे नंद दुलारे वाजपेयी, ये आलोचक हैं। इनका कथन है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। फिर महादेवी वर्मा का देखें, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्वीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखें आप महादेवी वर्मा जी का। और रामकुमार वर्मा का कथन है, जब आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ध्यान रखना, बहुत अच्छी पंक्ति है ये। जब आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। किसका कथन है? रामकुमार वर्मा का। छायावाद का हम देखें कि हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो एक तो भाषा और शिल्प का उत्कर्ष हुआ, दूसरा व्यक्तित्व चेतना की स्थापना, तीसरा प्रगतिवाद का प्रवेश द्वार। भाषा शिल्प इसका देखा जाए तो छायावाद ने खड़ी बोली हिंदी को काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। द्वितीय युग के बाद आया था छायावाद। प्रतीकात्मकता, लक्षणता और संगीतात्मकता को काव्य का अभिन्न अंग बनाया। मुक्त छंद जैसे नए शिल्पगत प्रयोगों को जन्म दिया। तो मुक्त छंद का प्रयोग छायावाद से होने लगा था। व्यक्तित्व चेतना की स्थापना, पहली बार कवि की निजी अनुभूतियों और वेदना को काव्य में केंद्रीय स्थान मिला, जिसने कविता को अधिक मानवीय और रिलेटेबल बनाया। तीसरा, प्रगतिवाद का प्रवेश द्वार, पंत की युगांत 1936 जैसी रचनाओं के साथ ही छायावाद का अंत। कौन सी रचना के साथ? युगांत। और प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है। इसने हिंदी कविता को सामाजिक यथार्थ से जोड़ने की नई दिशा प्रदान की। छायावाद केवल एक साहित्यिक आंदोलन नहीं था, बल्कि वह भारतीय मानस के आत्मान्वेषण और स्वतंत्रता की कलात्मक अभिव्यक्ति का एक संपूर्ण युग था, जिसकी गूंज आज भी हिंदी साहित्य में सुनाई देती है। तो छायावाद के बारे में ये हमने देख लिया, लगभग मोटा मोटा कंप्लीट पढ़ लिया है। और डिटेल्स में हम इसके MCQs करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसमें पढ़ लेंगे।